मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। ओ जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी मेरे यार रंग साज मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है इतिहास क्लास में। आपको पता है कि क्लास 12 का एक हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, उसी के तहत मैं आपके सामने लेकर आया हूं इतिहास। जनरली देखिएगा, जो हम लोग के यहाँ पे या क्लास में जो इतिहास की पढ़ाई होती है वो दो तरीके से होती है, या तो भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास। 11 क्लास में आपने विश्व का इतिहास पढ़ा है और 12th में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो चलते स्टार्ट करते प्राचीन भारत के बारे में। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह एक ऐसी इतिहास है जिसका लिखित प्रमाण हमें विभिन्न स्रोतों से तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन पूरा जानकारी हमें उस समय के नहीं मिल पा रही है। तो प्राचीन भारत के जानकारी के जो स्रोत है, प्राचीन भारत की जो जानकारी हमें मिलती है, जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, जिस प्रकार से आपने हमारे चैनल को ढूंढा होगा, तो कैसे ढूंढा होगा? या तो आपके दोस्तों ने बताया होगा, या आप सर्च कर रहे होंगे कोई चैनल, तो उसी में यह चैनल आ गया होगा, लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आपने सर्च उस पर क्लिक करके देखा होगा कि आखिर है क्या, और फिर आपने दोस्तों को बताया होगा। तो इस तरीके से आपने इस चैनल के बारे में जाना होगा। उसी तरीके से प्राचीन भारत के जानकारी के जो स्रोत है, प्राचीन भारत जो लिखा गया होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसका स्रोत होगा, कहीं ना कहीं तो उसका अता पता होगा, तभी तो लोग उसको जाने होंगे। तो प्राचीन भारत के जानकारी के मुख्यतः 2 स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? जो हम साहित्य के माध्यम से, विभिन्न लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? तो इसके पहले हम जानते हैं पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पदार्थों से या पदार्थों को खोद कर निकाल कर अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अतीत माने जो पहले रहते थे, जानकारी प्राप्त की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। और वो जो पदार्थ आप निकालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। और इसका जो अध्ययन करता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत होगा कौन? जो आप पृथ्वी के गर्भ से खोद कर निकालिएगा, वही ना आपका क्या कहलाएगा? पुरातात्विक स्रोत। आगे चल के पढ़िएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में, तो देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जगह, लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, तो ये सारे जगहों की जब खुदाई की गई तो वहां से बहुत सारे ईंटें निकलना शुरू हो गए, वहां बहुत सारे पदार्थ निकले, कुएं निकले, सड़क, पक्की सड़क, पक्का घर निकलना शुरू किया। तो ये सारा जानकारी कब मिला? जब हमने खोद कर निकाला। तो पुरातात्विक स्रोत वो हो जाएंगे। और साहित्यिक स्रोत मुख्यतः उसे 2 भागों में जानते हैं, या तो धार्मिक हो सकता है, तो धार्मिक साहित्य कौन होगा? जो आपके धर्म ग्रंथ होगा, जैसे हिंदू का अपना रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, भागवत गीता हो सकता है। इस तरीके से इस्लाम धर्म का कुरान हो सकता है, सिखों का बाइबल हो सकता है, नहीं इस तरीके से सिख का गुरु ग्रंथ साहिब हो सकता है, ईसाई का बाइबल हो सकता है, यही ना होगा। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक साहित्य है, उसके माध्यम से भी हमें पता चला कि प्राचीन काल में भारत कैसा था, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पालते, नहीं पालन पोषण करते थे। तो ये सारा चीज की जानकारी हमें धार्मिक साहित्य से मिल जाएगा। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें राजनीतिक का मतलब समझ, जो पॉलिटिक्स है उस समय कैसे लोग अपना रहते होंगे, किस प्रकार से जीवन। धार्मिक हो गया। उसके बाद आप आर्थिक, पैसे के बारे में, धन दौलत के नहीं, और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों से हमें
पता चल जाएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसमें उस समय के लिखा होगा कि कैसे लोग रहते थे, कैसे शासन किया जाता था, कैसी व्यवस्था थी, नहीं, लोगों का रहन सहन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, और उस समय का आर्थिक स्थिति कैसा था। तो इन सब जानकारी हमें कहां से मिल जाएगी? धर्मनिरपेक्ष साहित्य से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। देखिए, आपने देखा कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का दो स्रोत था, एक था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा था साहित्यिक स्रोत। नहीं, तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया। धार्मिक साहित्य वैसे थे जो विभिन्न धर्मों ने अपने लिए लिखे थे किताब, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य दूसरा था जिसमें उस राज्य के, उस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा गया, बताया गया। देखिए, धार्मिक साहित्य की जहां तक बात है, तो धार्मिक साहित्य उस समय मुख्यतः तीन धर्म की प्रचलन में था: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने वेद की रचना की। वेद की संख्या कितना है? 4। नहीं, और उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। पुराण कितने हैं? 18 है। महापुराण, महाभारत कितने हैं? 1 है। रामायण कितने हैं? 1 है। महाकाव्य कितने हैं? 2 है, रामायण और महाभारत। अब समझिए, यानी कितने वेद की रचना की गई थी? ब्राह्मण लोगों ने 4 वेद लिखा था। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसी वेद को पढ़ने में आसानी हो तो उन्होंने एक और चीज का रचना किया था, वेदांग का। वेदांग की संख्या कितनी थी? 6। उपनिषद 108 था, पुराण 18 था, और महाकाव्य 2 थे, रामायण और महाभारत। रामायण के जो रचयिता थे, लेखक थे वाल्मीकि, और महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। अब बौद्ध साहित्य, अब जानते हो कि बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। तो उसमें लिखा गया त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और द्वितीय वदान। जैन साहित्य, जिसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, नहीं, और प्रथम तीर्थंकर इसके थे ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। तो जैन साहित्य में लिखा गया कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र, और इसके माध्यम से धार्मिक साहित्य के माध्यम से, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से प्राचीन भारत को लिखा गया। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष साहित्य में देखिए, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किए थे मगध पर जीत हासिल करने में, और उनको बाद में चलकर चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य का अर्थशास्त्र, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक जीवन के बारे में बताया कि कैसा था। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्षचरित, पतंजलि का महाकाव्य, और विदेशी विवरण। अब वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो विदेश से घूमने के लिए यहाँ पे आते थे, उन्होंने भी यहाँ के बारे में लिखा। मेगास्थनीज का विवरण, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, फाहियान का विवरण, हुएनसांग का विवरण। तो ये सारे चीजें जो है वह पेश किया गया। देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, अभिलेख क्या होता था? तो मिट्टी के बर्तन पर खुदाई करके लिखा जाता था उस समय के राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में। जैसे अभी आप लोग देखते हैं ना कि जब रोड बनता है तो एक टीना गाड़ देता है, उस पर लिख देता है कि 80 लाख लगा, 85 लाख लगा, 5 किलोमीटर बना सड़क, तो वो एक तरह का वही अभिलेख। वैसे अभिलेख की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। तो अभिलेख होता है मिट्टी के बर्तन पे या मिट्टी पर लिखकर उसको पका दिया जाता था, नहीं, या पत्थरों पर लिखा जाता था, या तांबे के पत्र जो होते थे उसी पर लिख दिया जाता था। सिक्का तो आप जानते ही हैं, मृदभान मिट्टी के बर्तनों पर, स्मारक भवन जो कि बिल्डिंग्स मिला उस पर, और मूर्तियां, बहुत सारे मूर्तियां भी उस समय प्राप्त हुई। तो वो सब भी हमारा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। इसके आधार पर हमने इतिहास को लिखा। तो आज बस इतना ही। अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आपने देखा कि प्राचीन भारत जो था, नहीं, उसके जानकारी के स्रोत देखा। तो इसके बाद
यह भी जानिए कि प्राचीन भारत जो है आपका ना, जो प्राचीन भारत है, उस प्राचीन भारत को हम लोग अब 3 भागों में जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और एक कौन काल है, ऐतिहासिक काल। तो अगले वीडियो में हम लोग इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।